अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो अगला टॉपिक हमको करना है वो है रेसिस इन इंडिया। मुझ पे भरोसा रखो, यूपीएससी कभी भी ना रेसिस इन इंडिया पे सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि रेसिस को लेकर ना बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हुई है। जैसे कि जो वेस्ट था ना, उसने कहा कि वाइट रेस सुपीरियर है और बाकी सब जो ब्राउन एंड ब्लैक हैं ये इन्फीरियर रेस है। हिटलर ने क्या बोला? हिटलर ने कहा कि नाज़ी जो रेस है, जो नाज़ी रेस है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर और बाकी सब जो हैं ये इनके नीचे रहेंगे। फिर उसके बाद सोशियोलॉजिकल कम्युनिटी और साइंटिफिक कम्युनिटी मिली और उन्होंने कहा कि रेसेस जो हैं ये एक सोशियोलॉजिकल स्टडी का पार्ट नहीं हो सकती। अगर किसी को पढ़ना है तो वो एथनिसिटी को पढ़े, ठीक है? और एथनिसिटी में स्किन का कलर जो है वन ऑफ द रीज़न होता है आपकी एथनिक आइडेंटिटी का। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि आई एम अफ्रीकन अमेरिकन, है ना? अफ्रीकन अमेरिकन, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ब्लैक है ना? वो ही इज अ ब्लैक, राइट? और वो अमेरिका का नागरिक है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? रेसिस्ट करके वर्ड यूपीएससी नहीं यूज करेगा। यूपीएससी अगर आपसे पूछेगा इस मैटर में तो पूछेगा कास्ट के बारे में। लेकिन देख लेते हैं कि भारत के अंदर इतनी सारी रेसेस चलती हैं, तो एक बार देख लेते हैं। जैसे नेग्रेटोज होते हैं जिनको कि निगर कह देते हैं, तो ये आपको कहाँ पे दिख जाएंगे? ये कह रहे हैं कि स्मॉल प्रोविंसेस इन साउथ, एंड उसके बाद जो नागाज होते थे एंड बगाडीज, ये सब में दिख जाते थे, ठीक है? आपको जो सेंटिनलीज हैं वो भी ऐसे ही दिख जाएंगे। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड ये बेसिकली ज़्यादातर मतलब भील, मुंडास एंड संथल इनके आसपास होते हैं। आई डोंट इवन वांट टू डिस्कस देम बिकॉज ये जो है ये जो क्या कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी है, इसका सब्जेक्ट है एंड यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू। एंड इसीलिए हम आगे चलते हैं, हम अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं जो कि है ट्राइब। इसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? दिस इज थिंग ऑफ द पास्ट। अब वो बोलेंगे क्या इंडिया के अंदर रेसेस हैं? इंडिया के अंदर कोई रेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सब के बीच में इतनी ज़्यादा इंटरमिक्सिंग हो गई है ना कि पता करना अलग अलग मतलब डिस्टिंक्टली पता करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको रेसेस देखनी है तो बस आप ट्राइबल कम्युनिटीज़ में देख सकते हो। मे बी जो नागा के ट्राइबल्स हैं वो अलग होंगे, जो संथल्स हैं या गारो खासी में जो रहते हैं वो थोड़े अलग होंगे, है ना? साउथ इंडियन ट्राइबल्स थोड़े अलग होंगे क्योंकि उनकी मिक्सिंग ज़्यादा नहीं हुई, रेशियल मिक्सिंग नहीं हुई। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की रेशियल मिक्सिंग हो चुकी है, इसीलिए रेस पे क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं दिखती। आगे चलते हैं, हम ट्राइब्स की बात करते हैं। ट्राइब्स कहाँ पे मिलती हैं? ट्राइब्स पैन इंडिया में हर जगह पे मिलती हैं। जैसे कि हिमालयन ट्राइब्स भी मिल जाएंगी, जैसे गड्डी होते हैं, ठीक है? नागाज होते हैं। हिमालय पूरा यहाँ से जम्मू कश्मीर से ऐसे पूरा जाता है ना, तो यहाँ पे नागा बता दिए, यहाँ पे गड्डीज बता दिए। मिडल इंडिया में आपको कौन मिलेंगे? मुंडा मिलेंगे, संथल मिलेंगे। वेस्टर्न इंडिया में आपको कौन मिलेंगे? भील मिलेंगे, राइट? चलिए, साउथ इंडिया में आपको कौन मिलेंगे? टोडा मिलेंगे। और फिर उसके बाद अंडमान एंड निकोबार में आपको सेंटिनलीज मिलेंगे, शोम्पेन्स मिलेंगे, जारवास मिलेंगे। क्या आपको ये ट्राइब्स के बारे में पता होना चाहिए? नहीं, कोई ऐसे सवाल नहीं आते। यूपीएससी ट्राइब्स के इश्यूज पे सवाल पूछती है। ट्राइब्स के इश्यूज लिखते समय आप ट्राइब्स का एग्जाम्पल लिखोगे, इसलिए वो ट्राइब्स का नाम याद रहना चाहिए, ठीक है? चलिए, फैक्ट देखते हैं थोड़े से हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन के अलावा, ट्राइबल पॉपुलेशन के। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2011 के सेंसस के हिसाब से ट्राइब्स मेक्स 8.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। देयर आर ओवर 700 ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया, आउट ऑफ विच 75 आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। भील कंप्राइजेज ऑफ लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया, जो कि महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो बॉर्डर्स वाला एरिया है ना, उस तरफ वहाँ पे रहते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज 62 आर फाउंड इन ओडिशा। फिर उसके बाद 9th अगस्त इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड ट्राइबल डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, ठीक है? 15 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज जनजातीय गौरव दिवस। भाई वर्ल्ड ट्राइबल डे भूल जाओ, ठीक है? हम क्या बोलेंगे? आज हम हमारी ट्राइबल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। हम पूरे के पूरे कल्चर्स, हम हमारी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, विच इज़ विजिबल फ्रॉम सेलिब्रेशन ऑफ जनजातीय गौरव दिवस एवरी ईयर ऑन 15 नवंबर। बस इसको याद रखना है, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब वो कहेंगे कि हम ट्राइबल्स को असिमिलेट करना चाहते हैं, ये है ना, तो हम कहेंगे नहीं, हम असिमिलेट नहीं करते, हम उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करते हैं, राइट? एंड उनके डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। ये बेसिकली जनजातीय गौरव दिवस जो है ये बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है।
फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस अबाउट 45% ऑफ ट्राइबल हाउस आर इन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई ये एज अ सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप 8.6% ऑफ पॉपुलेशन है, और ये 45%, ऑलमोस्ट 50% ऑफ देम दे लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है। इन द बजट 23-24 मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को 12,460 करोड़ का एक आउटले मिला, दैट इज इंक्रीज ऑफ 70% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ठीक है। चलिए, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया कि दे कॉन्स्टिट्यूट 8.6% ऑफ आर पॉपुलेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड देर आर मोर देन 700 ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। कौन बड़ा है कौन छोटा ये ज़रूरी नहीं है। 15 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज जनजातीय गौरव दिवस। ट्राइबल की सिचुएशन क्या है भारत में? 45% ऑफ देम लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। बस इतना याद रखना है, और कुछ भी याद नहीं रखना। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के साथ साथ आर्टिकल 15 कौन सा है? डिस्क्रिमिनेशन का, तो वो लिख दिया। ठीक है। आर्टिकल 16 किसके लिए होता है? अनटचेब अपॉर्चुनिटी के लिए, कि मतलब ट्राइबल के लिए रिजर्वेशन है ना, तो उसके लिए ये लिख दिया। एंड वी आर गोइंग टू डू ये सारा का सारा बहुत अच्छे से पॉलिटी में। तो फिर अभी हमको क्या करना है? अभी ना हमको अभी हमको ना ट्राइबल की जो सोशल सोशल सेटिंग है ना, हमको वो समझना है। हम क्या करेंगे एक्ट टू एक्ट जान के? हमको ट्राइबल की ना, क्या कहते हैं, सोशल सेटिंग को समझना है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि बताओ लीगल प्रोविजंस क्या है, यहाँ पे आएंगे कि ट्राइबल कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं। ठीक है। और ये कुछ कमीशंस हैं, ये कमीशंस आपको ना कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स लाने में हेल्प करती है, जैसे कि खाका कमेटी, भूरिया कमीशन, लोकूर कमेटी, तेबार कमेटी। टेंशन नहीं लेने का, सारी की सारी इंपॉर्टेंट कमीशंस एंड कमिटीज़ की मेरे पास अलग से पीडीएफ बनाई हुई है, इसी चैनल पे आ जाएगी। जब सारी की सारी पीडीएफ्स कर लेंगे ना, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ की पीडीएफ आएगी। ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद इनके लिए लीगल प्रोविजंस हैं, जैसे कि पीसा एक्ट है, ताकि ट्राइबल्स क्या कर सके, इनको इनको हम दे सके सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि अंग्रेज़ों ने इनसे छीन ली थी। फिर उसके बाद SC/ST एक्ट है, जिससे कि इनके साथ कोई अट्रॉसिटी ना हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है। राइट। प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है। SC/ST एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, ये सब छोड़ो, इसको क्या कहते हैं? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ठीक है। ये क्या कहा जाता है कि इसने सेंचुरी ओल्ड हिस्टोरिक रॉन्ग्स जो कि ट्राइबल्स के साथ हुए, उसको ठीक करा। और ट्राइबल गवर्नेंस का सबसे सिग्निफिकेंट जो एक्ट था वो यही था। ठीक है। कौन सा है? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। बस इतना हमको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। ट्राइबल सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है? यहाँ पे कह रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से चेंज हो रही है। बिग इंडस्ट्रीज हैव डिस्प्लेस्ड पीपल, बट दे हैव ऑल्सो गिवन देम एम्प्लॉयमेंट एज वेज लेबरर्स। तो जो ट्राइबल, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी खनन होना है, जिसको माइनिंग कहते हैं, कोई भी माइनिंग होनी है ईस्ट इंडिया में होगी, है ना, ईस्टर्न इंडिया में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, एंड इट इज़ डोमिनेटेड बाय द ट्राइबल्स। तो ट्राइबल की इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हो रहा है? उनकी एलियनेशन भी हो रही है, वो अपना कल्चर भी लूज़ कर रहे हैं, और जो उनके क्या कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज थी वो भी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग अब फ्रिंजेस पे रहने लगे, फॉरेस्ट पे नहीं रहते हैं। और इसकी वजह से अब इनको, अब ये जो है ये मेन स्ट्रीम इंडिया से कनेक्ट कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सोशल हायरार्की में सबसे नीचे आ जाते हैं। और सबसे नीचे कौन आता है? वेज लेबरर। तो ये बेसिकली वेज लेबरर बन रहे हैं। Market production. The market economy has led to tribal production for the market rather than their own needs. और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, किसका एग्जांपल दे सकते हैं? मार्केट प्रोडक्शन, कि पहले ट्राइबल अपने लिए खाना बनाते थे, सामान बनाते थे। अब ट्राइबल प्रोड्यूस की डिमांड है। आपने आदिवासी ऑयल का ना एग्जांपल नहीं देखा? आदिवासी ऑयल कितना फेमस हुआ। एक और बॉडी है ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या करती है? जो जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स है ना, उसकी प्रमोशन के लिए बना है। ठीक है। ट्राइफेड, उसकी प्रमोशन के लिए ट्राइफेड बनाया हुआ है। ठीक है। सरकारी बॉडी है, क्या नाम है इसका? ट्राइफेड। ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज हो गया, जैसे कि ट्राइबल इंडिजीनियस नॉलेज है, हैज़ बीन कमर्शियलाइज्ड, पेविंग द वे फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ ठीक है, ये सब ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द प्रोडक्शन ऑफ गिलोय टैबलेट ड्यूरिंग कोविड-19। ये जो गिलोय है एक बेसिकली बेल होता है, तो इसके पत्ते खाए जाते हैं। कहते हैं कि ये डायबिटीज़ को कम करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और गिलोय की टैबलेट आ गई, तो ये क्या थी? ये ट्राइबल इंडिजीनियस नॉलेज थी।
ठीक है? तो ये हमको लिखना है, वी हैव टू राइट दिस इन एग्जाम्पल, एंड इसीलिए मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। हर कोई लिख के आएगा कि ट्राइबल नॉलेज का ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप लिखना कि गिलोय की टैबलेट कोविड-19 में जो खाई वो ट्राइबल नॉलेज थी, ठीक है? फिर इसके बाद लिखा है फेज्ड टू मूव आउट। फिर यहाँ पे लिखा है डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट, ट्राइबल वर फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, है ना? तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इनको फॉरेस्ट से हटाया जा रहा है। जैसे नेशनल पार्क बनानी है, तो भाई वहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगी तो ट्राइबल्स को निकाल देते थे कि भाई तुम नेशनल पार्क में नहीं रह सकते। फिर उसके बाद कोई जगह पे माइनिंग करनी है, ट्राइबल को हटा दिया, ठीक है? दे वर डिवॉइड ऑफ देयर लाइवलीहुड। ट्राइबल पीपल हैव ऑफन बीन फोर्स्ड टू गिव अवे देयर लैंड, है ना, टू मोर एक्सपीरियंस्ड एग्रीकल्चरलिस्ट एंड इंडस्ट्रीज, thus डिवोटिंग देयर लाइवलीहुड। तो ट्राइबल्स की प्रॉब्लम समझ में आ रही है, और हमने मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखी थी, और हमने खुद से ये कहा था कि जब भी ट्राइबल की प्रॉब्लम आएगी तो वी विल से कि भाई जल, जंगल और जमीन, इनको इनसे एलियनेट किया जा रहा है। इनके जल को हम डिविएट कर देते हैं, कैसे? डैम्स बना के। इनके जंगलों को हमने रिजर्व में डिक्लेयर कर दिया, नेशनल पार्क्स में डिक्लेयर कर दिया, है ना? वहाँ पे इनकी मोबिलिटी को कम कर दिया, और ज़मीन इनसे छीन के उसको इंडस्ट्री को दे दिया ताकि इंडस्ट्री उस ज़मीन के अंदर से मिनरल्स निकाल सके। और ट्राइबल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, डिसइंचेंट हो रहे हैं, मतलब वो एलियनेट हो रहे हैं, राइट? एंड बेसिकली इसी के साथ साथ ये लोग क्या कर रहे हैं? ये जो है, फिर इन लोगों ने क्या बोला? इन लोगों ने बोला कि जब सरकार हमारी नहीं सुन रही, हम सरकार की क्यों सुने? तो ये लोग क्या उठा लेते हैं अपने हाथ में? ये फिर एक्सट्रीमिस्ट मेजर उठा लेंगे। जैसे जितने भी नक्सलवादी हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर हु? दे आर ट्राइबल्स। चलिए आगे देखते हैं, कास्ट सिस्टम में चलते हैं। कास्ट क्या है? कास्ट एक हेरिडेटरी और इंडोगैमस ग्रुप है विद अ कॉमन नेम, occupation, culture, mobility, and status. Relatively rigid in matter of mobility, the distinctiveness of status forming a single homogeneous community. ठीक है भाई, इतना इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कहेंगे कि कास्ट क्या है? एक एंडोगैमस ग्रुप है जिसके जो मेंबर हैं, है ना, जिसके जो मेंबर हैं वो बेसिकली एक सोशल क्लोजर प्रैक्टिस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर कास्ट्स। सोशल क्लोजर का मतलब क्या है? कि मान लीजिए कि मैं एक जाति का हूँ, तो मैं दूसरी जाति को से अपने आप को ज़्यादा एसोसिएट नहीं करूँगा जितना मैं अपने वालों के साथ एसोसिएट करूँगा, ठीक है? चलिए, तो द वर्ड रेफर्स टू ब्रॉड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडियन लैंग्वेजेस, दैट इन इंडियन लैंग्वेजेस इज रेफर्ड टू बाय टू डिस्टिंक्ट टर्म्स। वर्णा, जो कि फोर फोल्ड डिवीजन है सोसाइटी की, एज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, वाइल जाति इज जेनरिक टर्म रेफरिंग टू स्पीशीज। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कहा है कि वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इनके अंदर अलग अलग मतलब क्या होती हैं? कास्ट होती हैं। तो जाति का जो सिंपल मीनिंग होता है वो होता है स्पीशीज। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ कास्ट सिस्टम क्या है? तो एंशियंट टाइम पे ये कहा जाता है कि कास्ट सिस्टम इज एसोसिएट विद हिंदू रिलीजन। एज पर ऋग्वेदा, ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पर बस वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर उसके बाद जब जब बाद में जब जनपद फेज आता है ना, लेटर वैदिक पीरियड आता है, तो वहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अंदर क्या होता है? कुछ गिल्ड्स बनने लगते हैं। तो वो जो गिल्ड्स होते हैं वही आज के समय पे कास्ट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो गए। क्या यूपीएससी ये पूछेगी? ट्रस्ट मी, यूपीएससी इज नेवर गोइंग टू आस्क यू कि कास्ट कैसे बनी, कैसे आई, ठीक है? कुछ नहीं। यूपीएससी को क्या चाहिए? यूपीएससी ये जानना चाहती है कि तुझे पता है कि कास्ट के फीचर क्या है, तुझे ये पता है कि आज भारत में कास्ट का क्या स्टेटस है, तुझे ये पता है कि सरकार का क्या स्टैंड है कास्ट को लेके। बस ये ज़रूरी है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि भाई वो बंदे जो अर्बन एजुकेटेड है, उन्हें पता ही नहीं है जाति क्या होती है, तो उनको कुछ तो पता हो, ठीक है? चलिए, तो कॉलोनियल टाइम्स में क्या हुआ था? द डोमिनेंट व्यू ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज टू ट्रीट कास्ट एज अ सोशल इवल, बट ऑन द अदर हैंड लीडर्स लाइक महात्मा गांधी वर एबल टू वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट हरिजन। गांधी जी ये कहते थे कि जो कास्ट है ये खराब चीज नहीं है, कास्ट इज नॉट बैड, इसके अंदर कुछ डिसफंक्शंस आ गए जैसे कि अनटचेबिलिटी। गांधी जी ये कहते थे कि ये जो अनटचेबिलिटी है ये अन हिंदू प्रैक्टिस है, इसको हटाओ, और जो अपर कास्ट जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है वो पेनेंस करो और माफ़ी मांगो जो उन्होंने हिस्टोरिक रॉन्ग्स करे दलितों के साथ, ठीक है? तो गांधी जी ये कहते थे कास्ट को लेके, और वहीं पे अंबेडकर जी कहते थे इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू विन, कास्ट हैज़ टू गो। चलिए,
आगे चलते हैं। प्री कॉलोनियल टाइम्स में क्या सीन है? तो कॉलोनियल टाइम्स में जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, वो ये कहते थे कि जाति हमको तोड़ती है और उसकी वजह से नेशनल मूवमेंट चढ़ नहीं पा रही, तो हम कास्ट को साइड करते हैं। तो यहाँ पे प्री कॉलोनियल टाइम्स में, मतलब जब कॉलोनियल्स नहीं थे, तो 1901 का सेंसस that sought to collect information and gave legal recognition to caste-based right of upper class that became landowners in the modern state. We are not going to get into this. हमको बस इतना पता है कि कास्ट के ऊपर व्यूज़ किस किस के हमको पढ़ने हैं। जाति पे अगर व्यूज़ पढ़ने हैं तो वी कैन रीड द व्यूज़ ऑफ गांधी जी, ठीक है। फिर उसके बाद अम्बेडकर, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ज्योतिबा फूले, और ये सारे के सारे हमने मॉडर्न हिस्ट्री के पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में कराए, राइट। वी हैव डन द एवरीथिंग इन द मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में। चलिए, फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम देखते हैं, ये सबसे ज़रूरी है। पहला है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि इसने सोसाइटी को कुछ सेगमेंट्स में तोड़ दिया है। अब ये जो सेगमेंट्स हैं, इन आप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, आप यहाँ से जहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से आप यहाँ नहीं जा सकते। तो सेगमेंट्स हो गई सोसाइटी में। और वो सोसाइटी कैसी है भाई? ब्राह्मण इसके अंदर कास्ट है, क्षत्रिय इसके अंदर कास्ट है, वैश्य इसके अंदर कास्ट है, शूद्र इसके अंदर कास्ट है, वैसे ही दलित हैं उनके अंदर भी कास्ट है। ठीक है, समझ गए? तो इसने समाज को क्या किया है? सेगमेंट्स में तोड़ दिया है। और यही सेम चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। दिस इज सेगमेंट 1, दिस इज सेगमेंट 2, दिस इज सेगमेंट 3, दिस इज सेगमेंट 4, दिस इज सेगमेंट 5। ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे गया एंडोगामी। एंडो मतलब अपने ही अंदर, गामी मतलब शादी, कि ब्राह्मण अपने में ही शादी करेंगे, क्षत्रिय अपने में ही शादी करेंगे, वैश्य अपने में ही शादी करेंगे, और शूद्र अपने में ही शादी करेंगे, दलित अपने ही शादी करेंगे। ठीक है। तो ब्राह्मण के अंदर क्या होंगी? बहुत सारी कास्ट होंगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कास्ट हो गई क्या, शुक्ला। तो शुक्ला के अंदर भी 3-4 टाइप की सब कास्ट होंगी। तो ऐसे है, ठीक है। ऊपर वर्णा बैठा है, वर्णा के अंदर कास्ट है, कास्ट के अंदर अलग अलग सब कास्ट है, और इन सब कास्ट का रैंकिंग होती है। ठीक है। तो इसीलिए ऐसे करके समझ गए ना आप? चलिए, अगर आपको सिंपल समझाना है तो हमने देखा ना, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, है ना, ऐसे करके बना हुआ है। तो द्विवे सबसे ऊपर कौन होगा? चतुर्वेदी, फिर त्रिवेदी, फिर द्विवेदी। तो ये क्या है? ये सब कास्ट है। और इनकी मेन कास्ट कौन सी हो जाएगी? इनकी जो मेन कास्ट हो जाएगी, मान लो कि कायस्थ ब्राह्मण। जैसे बहुत सारे ब्राह्मण होते होंगे, तो ये कायस्थ ब्राह्मण है। मैं क्यों समझा रहा हूँ? ताकि आपको जाति समझ में आए। तभी आप समझ पाओगे ना भाई, कितना ही मतलब इतनी ज़्यादा घुसी क्यों है इंडियन सोसाइटी में कि सब कर लिया फिर भी नहीं जा रही। चलिए, इसी के साथ साथ अब नहीं, पहले ऐसे होता था कि आप अपनी जाति के हिसाब से ऑक्यूपेशन होती थी। अब नहीं। क्यों? जैसे ब्राह्मण होंगे तो वो प्रीस्ट होंगे, स्कॉलर्स होंगे, टीचर्स होंगे। क्षत्रिय होंगे तो वो वॉरियर्स होंगे, राजा होंगे और इनके पास शक्तियाँ होंगी। वैश्य होंगे तो ये ट्रेडर होंगे, एग्रीकल्चरिस्ट होंगे और वेल्थ क्रिएटर होंगे। जो शूद्र होंगे ये लेबरर होंगे, आर्टिजन्स होंगे और सर्विस रोल्स होंगे। जो दलित्स होंगे वो आउटकास्ट होंगे, मैनुअल स्कैवेंजिंग करेंगे, मैनुअल वर्क करेंगे और सोशल एक्सक्लूजन रखी होगी इनकी। ठीक है। तो ऐसे करके इनकी क्या होती थी? हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन होती थी। कास्ट का अलग दूसरा फीचर है अनटचेबिलिटी, कि जो दलित्स होते थे इनको अनटचेबल्स कहते थे। एक हायरार्की है ना, कास्ट की एक हायरार्की है। पहला होता है इंट्रा कास्ट हायरार्की और इंटर कास्ट हायरार्की। ब्राह्मणों में भी कुछ ऊपर वाले ब्राह्मण है, कुछ नीचे वाले ब्राह्मण है। वैसे ही इनमें ये बेसिकली सोशल हायरार्की है, कि ब्राह्मण ऊपर है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र है और फिर दलित है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? चलिए, क्या यूपीएससी ये पूछेगा? नहीं पूछेगा। ट्रस्ट मी, यूपीएससी विल नॉट आस्क दीज क्वेश्चंस। यूपीएससी जो पूछेगा वो नीचे आएगा। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं भाई? ताकि पता तो हो। चलिए, कुछ रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ होती थी और सिविल डिसेबिलिटीज़ होती थी। सिविल डिसेबिलिटीज़ का मतलब क्या होगा? जैसे दलित होंगे, ये सूर्योदय के समय बाहर नहीं आ सकते थे पहले के समय। ठीक है। फिर इसके बाद जो शूद्र होंगे ये ब्राह्मणों की तरह ड्रेस नहीं कर सकते। फिर इसके बाद वैश्य होंगे। वैश्य जो हैं ये शूद्रों के साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। जो क्षत्रिय हैं ये वैश्यों के साथ खाना नहीं खाएंगे, और ब्राह्मण किसी के साथ और किसी और के साथ खाना नहीं खाएंगे। चलिए, तो ऐसे करके हमारा जो जाति प्रथा है ये सब डेवलप हुआ। पहले कहा जाता था कि जो वर्णा सिस्टम था ये बहुत फ्लूइड था। जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये लिखा है कि मतलब एक ही घर में आपको बाप ब्राह्मण दिखेगा, बेटा शूद्र दिखेगा, और जो छोटा भाई है वो क्षत्रिय मिलेगा, ऐसे करके था। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, लोगों ने जो भी अच्छी चीज़ होती है लोग मोनोपोलाइज करना चाहते हैं ना। जैसे डेमोक्रेसी अच्छी थी,
तो एक आदमी चढ़ के आया, चीफ मिनिस्टर बना, फिर उसने अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया, फिर उसने बेटे ने क्या करा, उसके दो बेटे हुए, दोनों एक चीफ मिनिस्टर, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एक हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। तो अब क्या हो गया, ये हो गई डायनेस्टिक रूल। तो इसको हम कहते हैं डायनेस्टिक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो बढ़िया थी, अंदर क्या आ गई, डायनेस्टी आ गई, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी हो गई। सेम चीज़ इसके साथ था कि ये सिस्टम अच्छा है ना। तो वहाँ पे कहते थे कि ऋग्वैदिक पीरियड में ब्राह्मण इज इक्वल टू क्षत्रिय इज इक्वल टू वैश्य इज इक्वल टू शूद्र, ऐसे था। ठीक है, ऐसे था। और जो फिर बाद में क्या होने लगा कि ब्राह्मण ऊपर हो गए, क्षत्रिय नीचे हो गए, फिर वैश्य शूद्र ऐसे करके होने लगा। और जो भी इंटरमिक्सिंग होती थी कि ब्राह्मण ने अगर क्षत्रिय से शादी कर ली तो उनको निकाल दिया और उनको दलित बना दिया, ऐसे करते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टोरी है। अब ये कहाँ पे लिखने को काम आएगी, कहीं नहीं आएगी, बट आई वॉन्ट टू नरेट दिस स्टोरी सो दैट एक कनेक्टिविटी रहे, तुम्हें समझ में आए कि कास्ट के खिलाफ क्यों लड़ना है। क्यों लड़ना है भाई, क्योंकि कास्ट, कोई भी डेमोक्रेसी है ना वो इस चीज़ पे चलती है, उसको हम कहते हैं मेरिट। और कास्ट जो है ये मेरिट पे नहीं चलती, ये चलती है आपके एस्क्रिप्टिव स्टेटस पे, है ना। जो कास्ट है वो आपके एस्क्रिप्टिव स्टेटस पे चलती है। भाई मतलब ये क्या बात हुई कि जस्ट बिकॉज तुम ब्राह्मण पैदा हुए, जस्ट बिकॉज आप ब्राह्मण पैदा हुए या फिर क्षत्रिय पैदा हुए, आपके पास ज़्यादा राइट्स होंगे या फिर आपका स्टेटस हाई होगा, तो ये एस्क्रिप्टिव है। तो ये सीधा सीधा डेमोक्रेसी के खिलाफ है ना। ये सीधा सीधा डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये समाज में मेरिट मार देता है। तो इसीलिए हम अब मतलब स्टेट का इतना प्रयास है कि जो कास्ट है उसको हम सोशल स्फीयर से थोड़ा सा फेड करें। और कास्ट फेड हो रही है, अर्बन एरियाज में तो फेड हो रही है ना। जैसे मुझे मेरे दोस्तों की क्या कास्ट है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता भी नहीं था, बट है ना। तो वैसे करके चलिए, यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट सिस्टम कैसे हुआ। तो ट्रांस कैसे कास्ट सिस्टम ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इंटर कास्ट मैरिजेस राइड हो रही हैं। जो ब्राह्मण की सुप्रीमेसी है वो कम होती जा रही है। जैसे मान लीजिए आप सिटी में रहते हो, ठीक है, आपको थोड़ी सी एनजाइटी हो रही है बिकॉज आपने यूपीएससी की तैयारी करनी है एंड यू आर नॉट एबल टू कोप अप। आप किसी पंडित जी के पास यज्ञ करने जाओगे या फिर आप एक काउंसलर के पास जाओगे। आप काउंसलर के पास जाओगे। मान लीजिए आपको थोड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है, तो तुमको कौन मज़ा देगा, तुमको ओशो अच्छा लगेगा, तुमको सदगुरु अच्छे लगेंगे, तुम्हें आचार्य प्रशांत अच्छे लगेंगे, है ना। तो तुम इनके पास जाओगे। तो लेकिन ये तो ब्राह्मण्स नहीं है ना, दे आर नॉट ब्राह्मण, है ना। तो ये ऐसे करके इसलिए वो जो ब्राह्मण्स की जो ट्रेडिशनल सुप्रीमेसी थी वो जा रही है। इसी के साथ साथ चेंजेस इन कॉमेंसैलिटी, मैं भी इसका एग्जांपल देता हूँ। पहले जैसे मान लीजिए कि आप भाई होटल में जाते हो, क्या आप पूछते हो कि भाई जो वेटर था, कुक था, वो किसने बनाया, नहीं पूछते हो, है ना। तो वैसे करके, और इसीलिए और इसी के साथ साथ जब आप होटल में अकेले इडली डोसा वड़ा कुछ खाने जा रहे हो, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि साइड में कौन बैठा है। ठीक है, इसी के साथ साथ ऑक्यूपेशनल चेंजेस हैं। अब पहले ऐसे होता था कि ब्राह्मण ही टीचर है ना, तो वो जो उसके आसपास टीचर हैं सारे ब्राह्मण हैं। अगर आज आप टीचर्स में जाओगे तो आपको ब्राह्मण भी मिल जाएंगे, क्षत्रिय भी मिल जाएंगे, दलित भी मिल जाएंगे, शूद्र भी मिल जाएंगे, है ना। तो वैसे करके, ऐसे अगर आप अपने टीचर्स का लास्ट नेम याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑल माई टीचर्स वर नॉट फ्रॉम दी सेम कास्ट। एक एटीट्यूडनल चेंज भी है। जैसे अब हम लोग हैं ना, हम लोग कास्ट को इलॉजिकल चीज़ मानते हैं। हम ये मानते हैं कि कास्ट को वही इंसान फॉलो करेगा जिसको कास्ट से फ़ायदा हो रहा है। मुझे जाति से कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना, मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ, ना ही मेरे कोई पॉलिटिकल इंटेंशंस हैं, तो मेरे को कास्ट का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मुझे फ़ायदा है उस इंसान के साथ रहने में जो मुझे यूपीएससी का पढ़ा दे। तो अब वो दलित हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, है ना। इसी के साथ साथ जो कास्ट सिस्टम है उसका कमबैक भी हो रहा है। कैसे हो रहा है, हम देखते हैं कि कास्ट के नाम पे वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है। जैसे कहते हैं कि दलित वोट बैंक, ये हो गया नेगेटिव। इसी के साथ साथ हमने देखा है कि शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन होती है, पंचायत में भी है, अब तो स्टेट का लेवल पे भी होगी और पार्लियामेंट लेवल पे भी होगी। और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन भी होती है ना, जैसे शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन है ना। तो इसीलिए हमने देखा कि कास्ट का इंडिया में कमबैक हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम। पहला है संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है, संस्कृताइजेशन का मतलब ये होता है कि जो लोअर कास्ट है वो अपने से ऊपर, मतलब इमीडिएटली ऊपर वाली जो अपर कास्ट है इसकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल देता हूँ,
मान लीजिए कि कोई दलित वर्ग से है, या फिर वो मान लीजिए कोई वैश्य वर्ग से है। अब उसने बहुत पैसा कमा लिया, उसको समाज में स्टेटस चाहिए, तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा चैरिटी करेगा, वो बहुत ज़्यादा मंदिर जाने लगेगा। सुबह आप ब्राह्मण बाद में पहुंच रहे, जो वैश्य है वो पहले मंदिर में बैठा हुआ है ना? तो इससे क्या होगा कि जो वैश्य हैं, दे आर लिविंग लाइक अ ब्राह्मण नाउ, है ना? तो इससे क्या होगा कि इस वैश्य को समाज में इज्जत मिलेगी। और धीरे धीरे मान लीजिए कि ये जो ट्रेडिशन है, सारे के सारे वैश्य करते हैं 50 साल के लिए। तो क्या होगा, ये जो वैश्य जो कि ये ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं मंदिर जाने वाले की, ये अपने वैश्य हायरार्की में पहले नीचे थे, टक करके ऊपर आ जाएंगे, एकदम ऊपर। समझ गए? तो इसी को कहते हैं संस्कृताइजेशन। तो इससे क्या हो रहा है, हर ग्रुप के अंदर जो कास्ट है वो मूव कर रही है। ठीक है? हर ग्रुप के अंदर कास्ट जो है वो मूव कर रही है, ऐसे मूव करती है। कास्ट क्या करती है, हायर कास्ट की प्रैक्टिसेस को फॉलो करेगी। और पहले तो वो क्या करेंगे, इकोनॉमिक हायरार्की, मतलब इकोनॉमिक मोबिलिटी अपने अपने अंदर लेकर आएंगे कि वो बहुत रिच हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, स्पिरिचुअल मोबिलिटी करेंगे, या फिर हम इसको कह लेते हैं कि रिलीजियस मोबिलिटी करेंगे। और ये जब ये रिलीजियस मोबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा प्रचंड धार्मिक हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, जो वैश्य की हायरार्की है नीचे, वहां से ये टॉप टॉप नंबर के वैश्य हो जाएंगे कि वैश्य में टॉप यही है। ठीक है? इसी को कहते हैं संस्कृताइजेशन। चलिए, वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लोग जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर, उनकी एजुकेशन, उनके फूड हैबिट्स और उनके ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करते हैं। तो वो अपनी कास्ट आइडेंटिटी के सिंबल्स को पीछे छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि इनकी कास्ट क्या है। और ऐसे करके उनकी कास्ट इवेपोरेट हो जाती है। ठीक है? दिस हैपेंस इन द अर्बन स्फीयर। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि हम अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो कास्ट का कोई रूल ही नहीं है। कोई कह सकता है कि बैंगलोर या दिल्ली में कास्ट का कोई रूल है, कोई कह दे, है ना, फिर उसको पता चले। फिर कास्ट एंड पॉलिटिक्स भी है, यहाँ पे लोअर कास्ट हैव बीन एम्पावर्ड थ्रू इलेक्शंस एंड पावर लॉबिंग, अलाउइंग देम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। कास्ट हैज बिकम अ प्राइम फैक्टर इन पॉलिटिक्स। आपने देखा होगा, सरकार ना कोई दलित दलित रिजर्वेशन में कुछ तो चेंज कर रही थी, है ना? सारे के सारे जो शेड्यूल कास्ट, जो जो मतलब दलित विंग था, पूरा का पूरा सड़कों पर आ गया। और वो फिर चेंज हुआ भी नहीं, जितना मुझे याद आ रहा है, ऐसा कुछ सीन हुआ था बहुत पहले। तो तुम देख रहे हो कि जो सबसे डिप्रेस्ड क्लास थी, आज वो भी असर्टिव हो रही है बिकॉज ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स। चलिए, लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, कितने सारे तो चीज़ें आ गई, जैसे कि अनटचेबिलिटी, मैनुअल स्कैवेंजिंग, है ना? इनकी सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे ऐसे अरीनास हमने ला दिए हैं। इसी के साथ साथ भाई मॉडर्नाइजेशन हो रही है, हमारा सर जो है वो मॉडर्नाइज हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग साइंटिफिक आउटलुक रखते हैं। जैसे अभी तुम हो, है ना? मान लो कि तुम हो, तुम मान लो कि कास्ट रिडन सोसाइटी में पैदा हुए, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक समय पे कहता है ना, यार ये कास्ट बेकार है, तुम मानते हो। पर तुम्हारा दिमाग तुमको कहता तो है ना कि यार कास्ट बाय द वर्च्यू कि कोई किसी घर में पैदा हो गया, ये तो प्योरली एक्सीडेंटल है, मैं उस हिसाब से उसको इज्जत थोड़ी दूंगा। इसी को कहते हैं साइंटिफिक आउटलुक या फिर मॉडर्नाइजेशन। चलिए, इसी के साथ साथ इमरजेंस ऑफ डोमिनेंट कास्ट हुआ। पहले क्या था, पहले ब्राह्मण्स जो थे वो बेसिकली सुपीरियर कास्ट थी। लेकिन अब एक नया फिनोमिना आया जिसको हम कहते हैं डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट कौन सी होगी, वो जाति जिसकी विलेज में नंबर सबसे ज़्यादा है। ठीक है? जिस मतलब जिसके लोग सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि भाई जब मेजोरिटी है ना, डेमोक्रेसी आ गई, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा है, नंबर वन। नंबर टू, अब डोमिनेंट कास्ट वो नहीं होगी जो कि स्पिरिचुअली बहुत आगे, जैसे ब्राह्मण, वो होगी जो कि फाइनेंशियली बहुत आगे। ठीक है? वो कास्ट होगी जिसके पॉलिटिकल लिंकेजेस ज़्यादा हैं। ठीक है? तो इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे कि जैसे जाट हो गए, जाट्स ऑफ हरियाणा ले लो, जाट किस में आएंगे? जाट एग्रीकल्चरल क्लास है, क्या ये ब्राह्मण है? नहीं। क्या ये क्षत्रिय है? नहीं। क्या ये वैश्य है? नहीं। जाट आते हैं शूद्र में, है ना? लेकिन गाने देखो चौधरपुरी जाट की, है ना? तो वैसे करके कि पंजाब हरियाणा में जाट्स टॉप पर है, ब्राह्मण्स को कोई पूछता ही नहीं है। लाइक जाट्स अपने बेटियां या ब्लड बच्चों को ब्राह्मणों में नहीं ब्याहते वहाँ पे, क्योंकि जाट वहाँ पे डोमिनेंट कास्ट है। क्योंकि जाट्स के पास क्या है, पैसा है, पावर है और नंबर है। तो इसी को कहते हैं डोमिनेंट कास्ट। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो जो ट्रेडिशनल कास्ट की जो आइडेंटिटी थी कि ब्राह्मण ऊपर, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय, वो जा चुकी है। ठीक है? अब वो कास्ट ऊपर होगी जिसके पास पैसा, पावर और नंबर ज़्यादा होंगे। ठीक है? चलिए, हमको ये सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे करके पूरी समझा दी। और अब हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को समझने लगेंगे कि सब मतलब एक जगह पे लिख लेंगे कि जाति के ऊपर
जो कास्ट है, कास्ट में कौन-कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं, कास्ट पे कौन-कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं। क्या हमने सबसे पहले संस्कृताइज़ेशन देखा था? फिर उसके बाद क्या हमने वेस्टर्नाइज़ेशन की बात करी थी? कि लोग जो हैं अपने कास्ट सिंबल्स को छोड़ के वेस्टर्नाइज़ हो रहे हैं। और क्या हमने मॉडर्नाइज़ेशन की बात करी थी? मॉडर्नाइज़ेशन का मतलब क्या होता है कि हम मॉडर्न वैल्यूज़ मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट, रीज़न, लॉजिक इन चीज़ों के ऊपर हमारे लाइफ चॉइसेस को ज़्यादा ज़्यादा वेट करते हैं। ठीक है? फिर इसके बाद क्या हमने देखा था डोमिनेंट कास्ट का, कि डोमिनेंट कास्ट आ रही है। अब वो वैसा नहीं है कि ब्राह्मण ऊपर है, अब डोमिनेंट कास्ट, जिस कास्ट के पास नंबर होगा वो जीतेगी। ठीक है? ये 4 इम्पोर्टेंट थे। इसी के साथ-साथ हमने देखा कि कास्ट में चेंजेस लाने के लिए पॉलिटिक्स भी है। और इसी के साथ-साथ मैं लिखना चाहूँगा, रेदर देन राइटिंग लॉ आई विल राइट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? तो संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स एंड डोमिनेंट कास्ट। कास्ट के ऊपर ये सारे के सारे फैक्टर्स जोर मार रहे हैं और इसकी वजह से कास्ट जो है वो क्या कर रही है, अपने आप को इवॉल्व कर रही है। अब ये कास्ट क्या है? इज इट अ सोशल इंस्टीट्यूशन? यस। और समाज का कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन होता है वो मरना नहीं चाहता, तो इसीलिए वो अपने आप को ग्रेजुअली क्या करता है, इवॉल्व करता है, ताकि वो फंक्शनल रहे। जैसे शरीर में हमारे यहाँ पे एक वो होती है, अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स की एक वो पाउच होता है, वो पाउच का एक समय पे फंक्शन था और आज उस पाउच का कोई फंक्शन नहीं है। तो जभी भी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको निकाल के डॉक्टर निकाल देते हैं ऑपरेशन करके, है ना? तो वैसे ही है कि हमारे शरीर में भी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका काम नहीं है, वो अपेंडिक्स धीरे-धीरे मतलब आज से 1000 साल के बाद वो हमारे बच्चों में नहीं होगा, है ना? 1000 या 2-3 हज़ार सालों के बाद अपेंडिक्स नाम की कोई चीज़ ही शरीर में नहीं होगी। तो वो एक रेसिड्यू है। तो कास्ट जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो रेलेवेंट रहने के लिए अपने आप को रिफॉर्म करता है, ताकि वो एक डिसफंक्शन ना बन जाए, रेसिड्यू ना बन जाए। क्योंकि जैसे ही वो रेसिड्यू बनेगा वो हट जाएगा, समाज में से ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है? और हर सोशल इंस्टीट्यूशन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। जैसे पॉलिटी को देखो, पहले पॉलिटी किनकी थी? मोनार्की की थी। मोनार्की से पॉलिटी किसकी हो गई? कॉलोनियल हो गई। कॉलोनियल से क्या हो गई? डेमोक्रेसी हो गई। देख रहे हो कि पॉलिटी को अगर मैं एक इंडिपेंडेंट सोशल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखूँ तो कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना? चलिए, अब ये सारे के सारे फिनोमिना है, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। बार बार पढ़ेंगे, याद होता रहेगा। आगे चलते हैं। द पैराडॉक्स ऑफ प्रेजेंट कास्ट सिस्टम है ना? मतलब ये बढ़िया है भाई। ये वर्ड मेरा फेवरेट है भाई, कास्ट के इसमें, कि एक जगह पे कास्ट जो है वो वीक हो रही है और वैसे ही तक करके देखते हैं तो लगता है नहीं भाई, कास्ट तो स्ट्रांग हो रही है। जैसे यहाँ पे देखो, जो सो कास्ट हायरार्की है ना? वो है वीकन हो रही है क्योंकि सेक्युलराइजेशन हो रही है। सेक्युलराइजेशन का मतलब ये होता है कि समाज में जो जो रिलीजन है उसका इन्फ्लुएंस जा रहा है। तो क्या हो रहा है? सब कुछ सेक्युलर हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले जब आपको मान लीजिए कि मेंटल हेल्थ इशू होते थे तो हम किसके पास जाते थे? मंदिर जाते थे। आज कहाँ जाते हैं? आज काउंसलर के पास जाते हैं। पहले जब आपको मान लीजिए कि एग्ज़ाम मतलब वैसे ना कि मतलब हर रिलीजन का रोल ख़त्म हो रहा है। इससे पहले वैद्य होते थे, रिलीजियस वैद्य होते थे, है ना? विभूति देते थे तो उससे बीमारियाँ ठीक होती थी। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? ऐसे करके देखो। तो इसलिए रिलीजन का जो रोल है वो धीरे-धीरे, जैसे एक और ले लो कि रिलीजन है, यू फील लोनली यू गो टू टेंपल, टुडे वेयर यू डू यू गो, मंदिर नहीं जाते हो, हम जाते हैं क्लब या पब चले जाते हैं। तो वैसे करके कि सोशल गैदरिंग अब सिर्फ रिलीजन नहीं कर रही, वो सेक्युलर एक्टिविटीज़ भी कर रही। इसी को कहते हैं सेक्युलराइजेशन। जैसे और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, धीरे-धीरे दिमाग चलता है। पहले राजा रूल करता था, कहता था कि मैं भगवान की छाया हूँ, है ना? ज़िल्ले इलाही मतलब भगवान की छाया, रूलर। आज रूलर क्या कहता है? मैं रूलर क्यों हूँ? बिकॉज़ डेमोक्रेसी ने, भारत की डेमोक्रेसी ने मुझे इलेक्ट करा है। तो ये क्या हो गया? सेक्युलर हो गया ना? मोदी जी जो हैं या फिर हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो इसलिए थोड़ी रूल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रिलीजियस सैंक्शन है। वो इसलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक सेक्युलर डेमोक्रेसी की सैंक्शन है। इसी के साथ-साथ ये जजबानी सिस्टम होता था, ये भी बताना पड़ेगा क्या? छोड़ो यार, ठीक है? इसी के साथ-साथ जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशनल सिस्टम थे, वो सारे के सारे चेंज हुए, ठीक है? जजमानी सिस्टम भी समझा देता हूँ।
इतना नहीं भाई, इतना क्यों जाना है? देखो, एक जजमान होता है, कहते हैं ना एक कमीने कहीं के, तो वो बेसिकली गाली क्यों बनी है? क्योंकि भाई एक कामिन होते थे। कामिन जजमान के ऑर्डिनरी काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए जजमान को कहीं जाना है तो उनके लिए घोड़ा तैयार करना, बग्गी तैयार करनी, जजमान को नहाने जाना है तो पानी गर्म करना, ठीक है? ये काम करते थे ये लोग। मतलब बेसिकली का जजमान के घर के सारे काम करते थे, और जजमान इसके रिटर्न में कामिन के बच्चों की कामिन कामिन को अडॉप्ट कर लेता था, कामिनों को। तो इनके बच्चों की शादी हो गई, इनका खाना, इनका पालन पोषण ये सब करते थे, ठीक है? तो ये जजमानी सिस्टम होता था, पहले चलता था, अब ये नहीं चलता, और यहीं से गाली निकली कमीना, ठीक है? चलिए, तो जजमानी सिस्टम था यार, ये ना लिखा है, अब मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं नहीं करूँ, ठीक है? तो कास्ट कैसे वीकन हो रही है इतना लिखा है ना, बट हमारे पास बुद्धि है ना, तो भाई कास्ट कैसे वीकन हो रही है? मैं उसको फैमिली में देखूँ, फैमिली के अंदर हमने देखा कि हमने ऊपर देखा था ना, एक बंदा था, उसका नाम क्या था, वाडिया, जडेजा, नहीं, किसकी स्टडी थी भाई, जाके देखना पड़ेगा। आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट, तो जाके देखते हैं, क्योंकि ऐसे ही एक्टिव रिकॉल करेंगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। भाई कितना पढ़ लिया, कहाँ गया, ये रही, इधर है, यस। कपाडिया कपाडिया की स्टडी है कि 51% ऑफ ग्रेजुएट पेरेंट्स सपोर्ट इंटरकास्ट यूनियन, है ना? तो फैमिली में क्या हो रहा है, सेक्युलर वैल्यूज़ जा रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जा रही हैं, ठीक है? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था। तो फैमिली में क्या जा रही हैं, फैमिली में जा रही हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। क्या कास्ट के बेसिस पे मैरिज हो रही है आजकल? नहीं हो रही, हमको दिख रहा है ना कि इंटरकास्ट मैरिजेज आर ऑन द राइज। फिर उसके बाद कास्ट, आप भाई किसी इंसान की जाति देख के उससे दोस्ती करते हो या उसकी क्लास देख के? ऐसा होता है ना कि रिच है, जैसे आज इंडिया में फेमस कौन है, कोई ब्राह्मण फेमस है या अडानी अंबानी फेमस है? अडानी अंबानी फेमस है। तो उनकी क्यों फेमस है? क्योंकि उनकी क्लास आई है, हाई क्लास, ठीक है, मतलब अपर क्लास। चलिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, जेंडर, है ना? जो फीमेल है ना, जो फीमेल जैसे मतलब जो फीमेल है ना, उसकी फ्रीडम मिली है। तो जो फीमेल्स हैं, जब उनको फ्रीडम मिली है तो वो खुद मतलब क्या कहते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस कर रही हैं, या फिर मतलब ठीक है जेंडर रोल्स नहीं लिखते हैं, या फिर यहाँ पे ना जेंडर रोल की जगह पे हम लिख सकते हैं कास्ट रोल, या फिर कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन। कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन है, बताओ, कोई मुझे एक सरकार का एग्जाम दिखा दो जहाँ पे ये लिखा है कि ओनली दिस कास्ट पीपल कैन अप्लाई। नहीं ना, इसका मतलब क्या है कि ऑक्यूपेशन ही सेक्युलर हो गई हैं। फिर इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ, तो आगे मैं देखता हूँ अर्बन, है ना? अर्बन अर्बन फोल्ड में क्या हो रहा है? अर्बन फोल्ड के अंदर कैसा है, अर्बन कॉस मेट्रोपॉलिटन या फिर कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है ना? जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, जो कि कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, जो कि किस पे बेस्ड है, अचीवमेंट बेस्ड है, स्क्रिप्ट बेस्ड नहीं है। कि भाई तू अगर दिल्ली विल्ली में रहता है ना, तू बोल मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, कोई नहीं पूछेगा। तू बोल मैं आईएएस हूँ, अरे सर बैठो ना सर, ये सब होगा। क्यों? क्योंकि तेरी अचीवमेंट है कि तूने आईएएस निकाला है, ठीक है? तो वही है कि अब जो हमारा अर्बन कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, वो अचीवमेंट बेस्ड है। अब इसी के साथ हम आगे तड़का लगाएंगे, ये जो हमने बड़े बड़े शब्द देखे ना, वो क्या था, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है? इसी के साथ साथ वेस्टर्नाइजेशन लिखना अच्छी बात नहीं होती, हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। लॉ भी तो भाई कास्ट के खिलाफ है भाई, जो कास्ट बेस्ड रिजिडिटीज़ हैं का लॉ इनको तोड़ता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज़ एक्ट, एससी एसटी के खिलाफ, है ना? तो लॉ जो है वो भी जो वीकर विंग्स हैं उनके साथ खड़ा है। तो यार ऐसे दिखता है, हाँ यार कास्ट इंडिया से जा रही है, लेकिन कास्ट स्ट्रेंथन भी हो रही है। जो हमने ऊपर पढ़ा वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, कास्ट पॉलिटिक्स में कास्ट स्ट्रेंथन होती हुई दिखती है ना? हमको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में दिखती है कि कास्ट स्ट्रेंथन हो रही है। कास्ट का फ़िल्टर हमको दिखता है कहाँ पे, शादी डॉट कॉम जैसी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे हमको कास्ट फ़िल्टर दिखता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो जाति है वो आज भी रेलेवेंट है। कास्ट हमारी प्रेफ़रेंस बन चुकी है। कास्ट हमारी प्रेफ़रेंस आज भी है। कास्ट एंड अनटचेबिलिटी के बारे में है। अगर भाई अनटचेबिलिटी पे सवाल आया, तुमने अगर गांधी जी नहीं लिखा, तो भाई फिर क्या ही लिखा? गांधी जी ने क्या बोला
कि जो अनटचेबल्स हैं वो क्या हैं? वो हरिजन हैं। गांधी जी ने इनके लिए क्या बनाया? गांधी जी ने इनके लिए बनाया हरिजन सेवक संघ। ये सब लिखना है। और इसी के साथ साथ अंबेडकर गांधी जी ने क्या बोला? मैं करूंगा अपील ऑफ लव, कि भाई प्यार से मनाएंगे कि अपर कास्ट को कि ये सब मत करो। और इसी के साथ साथ अपर कास्ट को क्या करना है? पेनेंस करना है। अंबेडकर कहते हैं ये सब नहीं चलता, अपील ऑफ लव नहीं, मैं अपील ऑफ लॉ करूंगा। और इसी के साथ अंबेडकर जी ने संविधान में डाल दिया आर्टिकल, जैसे आर्टिकल EDOUT, यू से अनटचेबिलिटी, तो ये 14, 15, 16, 17। अंबेडकर जी ने क्या डाल दिया? आर्टिकल 17, कि भाई ये नहीं कर सकते, अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड है ना? ऐसे करके। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? हमको ये दिखता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल, कंक्लूजन बता रहा हूँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहती है कि अनटचेबिलिटी इज इलीगल, लेकिन हमारी पब्लिक मोरालिटी अभी भी अनटचेबिलिटी को सैंक्शन करती है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। जो कि हमको दिखता है जब ये लोअर कास्ट को नेकेड परेड कर देते हैं, है ना? नेकेड परेडिंग हो जाती है, इनके हेड्स को बॉल्ड कर देते हैं, इनको, इनके ऊपर अट्रॉसिटीज होती हैं अगर ये अपनी शादी में हॉर्सेस के ऊपर बैठते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो हॉर्सेस हैं वो अपर क्लास ही उस पर बैठ सकता है ना? तो ऐसे करके हमको लिखना है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि अब समय आ चुका है कि हम हमारी पैरोकियल आइडेंटिटीज़ को पीछे रखें और इंडिया को एक मेरिट और अचीवमेंट बेस्ड सोसाइटी बनाएं, और हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करें, विच इज़ डेवलपिंग अ साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस इन द स्पीयर इन एंड स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस इन विच एवर फील्ड वी एंटर, या फिर फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर को हमको रियलाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे करके लिखना है। तो कास्ट एंड अनटचेबिलिटी के बारे में जितना इस पे लिखा है ना, उससे ज़्यादा बता दिया है। SC ST अट्रॉसिटी एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है। ठीक है, ये दो एक्ट हो गए। फिर इसी के साथ साथ जैसे कुछ टेक्स्ट हैं, जैसे कि रिलीजियस टेक्स्ट लाइक मनुस्मृति री एनफोर्स्ड कास्ट, रिलीजियस टेक्स्ट लाइक मनुस्मृति री एनफोर्स्ड कास्ट प्योरिटी नॉर्म्स, जो कि मतलब ये कहता था कि मनुस्मृति में डिफरेंशियल पनिशमेंट है, कि अगर अपर कास्ट कुछ एक एक काम करेगा तो उसे क्या पनिशमेंट होगी, लोअर कास्ट करेगा तो उसको क्या होगी, है ना? इसीलिए अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया। अंबेडकर जी ने ऋग्वेदा को कभी नहीं जलाया, उन्होंने गीता को कभी नहीं जलाया, है ना? जो ये हैं ये धर्म की किताबें हैं। मनुस्मृति समाज के शासन या समाज के शास्त्र की किताब है। तो अंबेडकर जी ने जब मनुस्मृति को जलाया तो उन्होंने समाज शास्त्र की एक किताब को जलाया। चलिए, मतलब समाज के क्या लोग एक पॉलिटिकल या फिर एक लीगल डॉक्ट्रिन जो देती थी, इसलिए उसको जलाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, है ना? आगे देखते हैं रिलीजियस प्लूरलिज्म। हमने कास्ट को कवर कर लिया। कास्ट में हमको बहुत सारी चीज़ें मिली। कास्ट का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम किन के बारे में लिखेंगे? गांधी जी के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में, ज्योतिबा फूले के बारे में, इन्होंने भी कास्ट के लिए काम करा। ठीक है, हरिजन सेवा क्या कहते हैं, इनका था ना सत्य शोधक समाज, ये इन्होंने बनाया। ठीक है, और इनका वो भी था सत्य, क्या था, सार्वजनिक सत्य धर्मा, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, जो कि कास्ट की मतलब बेसिकली कहती थी कि सारी की सारी ह्यूमन रेस सार्वजनिक, है ना, कि सारी ह्यूमन रेस जो है वो एक है, और सारी की सारी ह्यूमन रेस की सर्विस करना ही सत्य धर्म है। ये हो गया। भाई अगर तुमने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, मैं तो नंबर ही काट लूँ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पक्का लिखना है। चलिए ये हो गया। अब आगे चलते हैं रिलीजियस प्लूरलिज्म की तरफ। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस, प्रीच, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और फेथ प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? ये है हमारा आर्टिकल 25। इसको याद कैसे करेंगे? प्रैक्टिस, प्रीच, प्रोफेस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन और फेथ। ठीक है, तो P4 करके याद कर सकते हो। आर्टिकल 25 में P4 है। कभी भी रिलीजियस प्लूरलिज्म का सवाल आएगा तो यही लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली guarantees every citizen the right to freely practice, preach, profess एंड प्रोपोगेट। प्रोपोगेट मतलब अपने धर्म को, जैसे देखो, फोर्स्ड कन्वर्जन कराना इंडिया में इलीगल है। जैसे वो मेरा यशु यशु वो वाला जो करते हैं ना पैसे देकर, वो इलीगल है। लेकिन आप अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हो। मतलब मान लीजिए कि आप यात्राएं निकाल सकते हो, है ना? आप लोगों को बता सकते हो अपने धर्म के बारे में, लेकिन आप कह सकते हो कि मतलब मेरे हिंदू फोल्ड में या मेरे क्रिश्चियन फोल्ड में क्या होता है, लेकिन आप पैसे देकर वो नहीं करवा सकते।
फोर्स कन्वर्जन है, इसीलिए क्या निकाला था हमने, स्पेशल मैरिज एक्ट, जो कि हमने ऊपर निकाला है ना। बेस्ट तरीका क्या है किसी को कन्वर्ट कराने का, अपनी अपनी रिलीजन में उसको उसकी शादी करवा लो। चलिए, तो इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट इसी को देखते हुए आया था। चलिए, आगे चलते हैं। इंडिया की अगर हम रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करें तो वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी मेजर रिलीजन आपको इंडिया में मिल जाएंगी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो। इसी के साथ साथ बुद्धिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है। ठीक है, इसलिए इंडिया जो है एक रिलीजियसली डाइवर्स कंट्री है। फिर इसके बाद चलते हैं कि इंडिजीनियस रिलीजन है, फॉरेन रिलीजन है, इन सब से हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस ये पता होना चाहिए कि भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म है। अगर आप प्रियम्बल देखोगे तो उसमें लिखा है ना, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसे करके लिखा है। तो सेक्युलर तो यहीं पे लिखा हुआ है। इंडिया के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है हर सिटीजन को कि हम आपको एक सेक्युलर स्टेट भी देंगे और इसी के साथ साथ आपको आपके धर्म को फॉलो करने की पूरी आज़ादी होगी। दैट इज़ वाई माई कंट्री इज़ द बेस्ट भाई। अब देखना तुम, कुछ सालों में वेस्ट में लड़ाइयाँ होंगी, न्यूजीलैंड में नेटिव्स वर्सेस आउटसाइडर्स का, अमेरिका में तो दंगे होंगे, और इंडिया देखना चिल करेगा। ठीक है, बस ये थोड़ा नाटक होता है, बट वी विल बी एबल टू सॉर्ट इट आउट। बट यू सी है ना, व्हेन द वर्ल्ड विल बी इन केओस, इंडिया का सर्वधर्म संभाव जो है विल शो द गाइडिंग लाइट। चलिए, ऐसे लिखना है एग्जाम में, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि जो यूके हो गया या यूएसए हो गया, यहाँ पे रेशियल वायलेंस हो रही है, जबकि वो कहते थे कि हम सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा अकोमोडेटिंग सोसाइटी हैं। कहाँ है? चलिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है रीजनल रिलीजियस पैटर्न कैसे हैं। हिंदू जो है वो प्रीडोमिनेंट इन मोस्ट द स्टेट्स। इस्लाम की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला एंड जम्मू कश्मीर में। क्रिश्चियनिटी स्ट्रॉन्ग इन केरला, गोवा एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एंड सिखिज़्म जो है वो पंजाब में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, और ये किस लिए बताया, आई डोंट नो। मे बी, मतलब इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, बट मतलब ऐसे एक साइकोलॉजिकल मेकअप हो जाता है ना कि जब आप इस्लाम सोचो, कि मुस्लिम सोचो तो आप यूपी, वेस्ट बंगाल, केरला, जम्मू कश्मीर में जाओ। क्रिश्चियनिटी सोचो तो आप मेनलैंड क्रिश्चियनिटी के साथ साथ नागालैंड का भी नाम याद रखो। नागालैंड में मोर देन 90% ऑफ पॉपुलेशन इज़ क्रिश्चियन। चलिए, इंटर रिलीजियस को इंटर रिलीजियस को एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पे लिखा है कि इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सिंक्रेटिक ट्रेडिशन, है ना। जैसे कि भक्ति मूवमेंट हो गई, सूफी मूवमेंट हो गई, हम भी सूफी गाने सुनते ही हैं, है ना, हम भी भक्ति गाने सुनते हैं, है ना। दिस, है ना, तो वैसे करके यहाँ पे लिखा है दैट एम्फेसाइज दैट हार्मनी बिटवीन रिलीजन, ऑल्दो कम although communal tensions have occasionally disrupted this coexistence, but largely we are a वी एग्जिस्ट पीसफुली, वी को एग्जिस्ट पीसफुली। जैसे ही मतलब फेस्टिवल्स एंड पब्लिक लाइफ होते हैं, दिवाली होती है तो सारे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। क्रिसमस होता है तो भाई, क्रिसमस तो नाउ इट हैज़ बिकम अ सेक्युलर फेस्टिवल, है ना। मेरी बहन क्रिसमस पे केक ऑर्डर कर रही है, मैं सोच रहा हूँ कि केक क्यों ऑर्डर किया, एंड शी इज़ लाइक केक खाने का ओकेजन है, केक खाते हैं ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। गुरु नानक जयंती है, हम देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं गुरु नानक जयंती में। बुद्ध पूर्णिमा है, इसमें हम हमारे सारे टीचर्स को थैंक यू बोलते हैं, है ना। तो वैसे करके कि धर्म जो है वो रिलीजन के बियॉन्ड जा चले गए हैं, और धर्म जो है वो एक कल्चरल आइडेंटिटी बन गई। जैसे दिवाली हो गई, सब सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, मल्टीकल्चरलिज्म एंड प्लूरलिज्म। ठीक है, तो मल्टीकल्चरलिज्म देखते हैं। इट इज़ अ सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू कोएग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। ठीक है, और ये जो कल्चर होता है ना, ये बहुत बड़ी टर्म होती है, इसके अंदर सब आ जाता है। अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग लैंग्वेजेस, अलग एथनिसिटी, अलग ट्रेडिशंस, ये सब कुछ, मतलब कल्चर एक बहुत बड़ा है। कल्चर का मतलब जैसे आप जो खाना खाते हो वो भी आपका कल्चर है ना। मतलब व्हाट द फूड दैट यू ईट, इवन दैट इज कल्चर। द क्लोथ्स that you wear, that is also culture. The songs that you listen to, that is also culture. The movies that you watch, that is also culture, है ना। जो आपके मतलब मान लो आर्ट्स हैं, वो भी कल्चर का पार्ट है। सब कल्चर है, रिलीजन कल्चर है, लैंग्वेज कल्चर है, एथनिसिटी कल्चर है, ट्रेडिशंस कल्चर है। कल्चर एक बहुत बड़ा विंग होता है, समझ में आ रहा है। चलिए, इट एम्फेसाइजेस म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस एंड सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंसेस। तो मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसा समाज जहाँ पे अलग अलग कल्चर्स हैं और सब एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं, टॉलरेंस होती है एंड सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंसेस है। जैसे मतलब अभी मैं भी हूँ, जैसे मान लीजिए कि मुझे पता चला कि
योगा निद्रा करके एक चीज़ होती है। आई वाज़ लाइक ये क्या होता है? सोते-सोते योगा हो रही है। मैंने बोला ट्राई करते हैं, मेरे को मज़ा आया, मैंने बोला ये तो बढ़िया है ना? दिस मे बी आई आई डोंट कम फ्रॉम दैट कल्चर, बट मैंने बोला कि अडॉप्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे एक क्रिश्चियन चर्च है, तो मैं चर्च जा रहा हूँ क्योंकि चर्च में मैं बैठूँगा तो मतलब वैसे कि मैं चर्च जा रहा हूँ कि मेरे लिए मुझे जानना है कि वो चर्च कैसे चलता है ना? तो वैसे करके कि जैसे बहुत सारे हिंदू सिख गुरुद्वारे में जाते ही हैं, है ना? तो वैसे करके क्योंकि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, टॉलरेंस है, allowing individuals to maintain their distinct cultural identities while participating equally in public life. Multiculturalism promotes inclusivity, social harmony by recognizing the rights of minorities, right of minority communities, and protecting them from discrimination. In a multicultural society, diversity is seen not as a challenge but as a valuable asset that enriches the social, cultural, and economic fabric of the nation. I want to give you an example from my personal life. हम कॉलेज में थे तो उस समय में मैं नॉनवेज नहीं खाता था। तो हमारे दोस्त का बर्थडे था, तो जो हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स थे, है ना? जो मुस्लिम फ्रेंड्स थे वो लेने गए, तो हमारे लिए वो वेज वेज पुलाव लेकर आ गए, अपने लिए वो क्या कहते हैं नॉन वेज वाली बिरयानी लेकर आ गए। एंड दे वर कंसिडरेट इनफ कि उन्होंने कहा कि तुम इस टेबल पे बैठ के खा लो, हम इस टेबल पे बैठ के खा लेते हैं, है ना? तो ये क्या है? यही है कि भाई हम एक दूसरे के साथ दोस्तियां भी कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। अरे ठीक है वो वेजिटेरियन है तो वो हमारे साथ नहीं खाएंगे, है ना? ऐसे करके तुम समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज वी आर पार्टिसिपेटिंग इक्वली इन पब्लिक लाइफ बट वी ऑल्सो रिस्पेक्ट आर डिफरेंसेस। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया इज इनहेरेंटली मल्टी कल्चरल सोसाइटी दैट बिलीव्स इन प्लूरैलिटी ऑफ आइडियाज। जैसे मान लो कि कोई कहता है कि शिव जी ही हैं, जो शिवाइट्स हैं, कुछ कहते हैं कि नारायण मतलब जो वैष्णवाइट्स हैं, है ना? कुछ कहते हैं कि गुरु ही है, जैसे सिख्स हो गए। कुछ कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के आगे तो कुछ भी नहीं है ना? गॉड इज वन एंड ही इज अल्लाह। हम कहते हैं हाँ ठीक है भाई, जिसको तुम अल्लाह बोल रहे हो हम उनको भगवान बोल दे रहे हैं, सेम ही है। ऐसे ही होता है ना? तो ये चीज़ की प्लुरैलिटी ऑफ आइडियाज़ है और हर हम उससे वो हमें इम्पैक्ट नहीं करती। इसी के साथ साथ वी हैव वाइब्रेंट कम्युनिटीज, हिंदूज हैं, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, पारसी हैं, ट्राइबल्स हैं, है ना? हर कोई है। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन यूनिटी अमिड्स वास्ट डाइवर्सिटी इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर अ नेशन। और इसीलिए हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा मोटो है। चलिए आगे चलते हैं। प्लूरलिज्म इन इंडियन पर्सपेक्टिव। प्लूरलिज्म ऑफ इन इंडिया seeks to create a society where all inputs are integrated without imposing uniform status on all groups. For example, a celebration of religious festivals is beyond religious borders. जैसे मतलब दिवाली होती है तो मुस्लिम घर जो होते हैं वो भी भाई पटाखे फोड़ ही लेते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म इन इंडियन पर्सपेक्टिव। मल्टीकल्चरलिज्म इज अ वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस to other cultures and faiths, allowing the assertion of different identities in public sphere. ठीक है? Indian Constitution provides fundamental right for preservation on this of this variety. For example, national holidays on all religious festivals. ठीक है? यहाँ से कुछ लेकर जाना है, कुछ नहीं लेकर जाना। आपको बस याद रखना है कि मतलब ये जो हमने कहानी इतनी पढ़ी, आपको 2 शब्द याद रखने हैं। इंडियन सोसाइटी मल्टीकल्चरल सोसाइटी है और इंडियन सोसाइटी प्लूरल सोसाइटी है। ठीक है? और जो स्टेट है वो भी इक्वल इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल इसको कहते हैं प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस रखती है। ठीक है? जो स्टेट है वो किसी धर्म में ज़्यादा घुसती नहीं है और ना ही किसी धर्म को अपने से बहुत दूर रखती है। अगर वो हिंदूज़ के लिए एक्स कर रहे हैं तो वो सिख्स के लिए भी एक्स करेंगे और वो मुस्लिम्स के लिए भी एक्स करेंगे। समझ रहे हो? चलिए प्रिंसिपल डिस्टेंस है तो ये चीज़ याद रखना। वो बोलेंगे कि इंडिया के अंदर स्टेट जो है अ, वो कैसे मतलब धर्म के साथ इंटरैक्ट करती है तो बोलेंगे कि द पॉलिसी ऑफ प्रिंसिपल डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। चलिए, इंडिया जो है एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, इसकी वजह से नाटक भी होता है। हमने देखा ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी देखा और एक मतलब वन नेशन वन लैंग्वेज वाला जो सिस्टम था, जिसमें कि हिंदी को प्रमोट किया जा रहा था, तो रीजन्स उसके खिलाफ बोल भी रहे थे, है ना? तो इसलिए ये सवाल आ सकता है कि क्या इंडिया के अंदर एक लैंग्वेज होनी चाहिए? तो आप कहोगे नहीं, लेकिन संविधान में लिखा है कि हिंदी को बेसिकली एक जनमानस की लैंग्वेज की तरह डेवलप करना है। ठीक है? तो उसका आर्टिकल भी निकालते हैं अभी। चलिए,
The post-independence era saw linguistic organization of states due to linguistic diversities. Constitution has recognized 42 22 official languages under 8 schedule. क्या बात है भाई, मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया इसके ऊपर कि भाई हम रिलीजियस डाइवर्सिटी को कैसे मानते हैं, संविधान में लिखा है ना। हम एथनिक डाइवर्सिटी को कैसे मानते हैं, कास्ट की रिजर्वेशन है, ट्राइब्स की रिजर्वेशन है। भाई हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को भी तो मानते हैं, 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस लिखी है, मतलब आई एम ब्लोन भाई। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं भाई। चलिए आगे देखते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस है वो मिला है, हम क्या करें उससे। फैक्ट वाइज चलते हैं, इंडिया के अंदर 1500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, ऐसे लिखना, या 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। और यहाँ पे लिखा है कि देर आर 123 लैंग्वेजेस, आउट ऑफ विच 30 वर स्पोकन बाय मोर देन अ मिलियन नेटिव स्पीकर्स। पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइड 780 लैंग्वेजेस, ऑफ विच 50 आर एक्सटिंक्ट इन द पास्ट 5 डिकेड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। हमको बस इतना पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर देर आर मोर देन 30 लैंग्वेजेस, ठीक है, विच आर स्पोकन बाय मोर देन अ मिलियन नेटिव स्पीकर्स। बहुत बड़ी बात होती है, 10 लाख से ज़्यादा लोग वो लैंग्वेज को बोलते हैं, बस इतना याद रख लो। और आप ये लिख सकते हो कि इंडिया के अंदर टोटल 1650 1652 मेजर लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और अगर वो नहीं लिखना, रीसेंट लिखना है, तो ये भी लिख सकते हो, मतलब दिस एंटायर लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लैंग्वेजेस का आएगा तो यही लिख देना, एज पर 2011 सेंसस देर आर 123 लैंग्वेजेस, आउट ऑफ विच 30 आर स्पोकन बाय मोर देन अ मिलियन नेटिव स्पीकर। हो गया, ख़त्म। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या है, रीजनलिज्म, इसके ऊपर पूरा चैप्टर आने वाला है। ठीक है, इरोजन ऑफ नेशनल फीलिंग है, होता ही है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कोई कहते हैं ना कि लैंग्वेजेस के बेसिस पे कर्नाटका है, कि कन्नड़ा नहीं बोलोगे तो निकाल देंगे, मराठी महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलेगा पड़ी, ऐसे करके है। तो क्या होगा भाई, एक इरोजन ऑफ नेशनल फीलिंग होती है ना। जब मैं मान लो मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, मुझे कह रहे हैं मराठी बोलो, मुझे नहीं आती, तो मेरे दिमाग में वो नहीं आएगा भाई, लेकिन देश तो पूरा अपना है ना। और सडनली मेरे दिमाग में आएगा, अच्छा महाराष्ट्र में मराठी बोलनी है, तो मतलब पूरा देश मेरा नहीं है। मेरा देश, मेरी स्टेट कौन सी है, मेरी स्टेट कौन सी है, मान लो मेरी स्टेट उत्तर प्रदेश है या बिहार है। भाई मैं तो बिहारी हूँ, मेरी स्टेट बिहार है, महाराष्ट्र जाता तो कहते हैं कि मराठियों का पहला अधिकार है। तो इसका मतलब मेरी मेरी जो अलीजेंस है बिहार से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू पैन इंडिया। चलिए, इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है भाई, गोली चल गई थी। कहाँ पे अगर देखो तो भाई ये मेघालय आसाम के बॉर्डर में गोली ही चल गई थी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि मतलब फिर उसके बाद हमने देखा कि बेलगावी को लेके इशू होता है। बेलगावी में महाराष्ट्र कहते हैं, मराठी कहते हैं हमारा है, और बेलगावी कर्नाटका कहते हैं, वो मतलब कर्नाटका का पार्ट तो है ही। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि भाई डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कोंकणी एंड मराठी लैंग्वेजेस। जैसे गोवा भी है, जो गोवंस हैं, वहाँ पे भी ऐसे होता है कि जो लोग कोंकणी बोलते हैं वो एक तरीके का उनका पैटर्न है वोटिंग का या पॉलिटिक्स का, और एक जो मराठी बोलते हैं वो अलग होते हैं। तो बॉर्डर टेंशन है कह रहे हैं। फिर इसके साथ फॉर्मेशन ऑफ रीजनल, तो रीजनलिज्म का बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जैसे ही लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाएगी, सडनली टक करके क्या होगा कि रीजनलिज्म स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि डीएमके बनी, ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ डीएनके, द्राविड़ा मुन्नेत्रा कज़गम ऑफ तमिलनाडु। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट। ये तो हम देख ही रहे हैं कि लिंग्विस्टिक लाइन पे सेपरेट स्टेट की डिमांड होती है। अब इसका अगर हमको एग्जाम्पल लेना हो तो हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम महाराष्ट्र फॉर मराठीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, पंजाब सूबा फॉर पंजाबीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी के साथ साथ यूपी में डिमांड होती है कि हरित प्रदेश बनाया जाए। ठीक है, यूपी इतना बड़ा है ना, उसको बोलते हैं कि उसको हरित प्रदेश की तरह बनाया जाए, क्योंकि ईस्टर्न यूपी वेस्टर्न यूपी है, कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। वैसे भी भाई ट्रेन से ईस्ट वेस्ट में जाने में ही यूपी में ही 12 घंटे लगते हैं, है ना। तो कल्चर क्या ही मूव करेगा। चलिए, अब यहाँ पे इशू ऑफ हिंदू लैंग्वेज आ चुका है, हिंदू नहीं हिंदी लैंग्वेज आ चुका है। हिंदी हैज़ सेवरल डायलेक्ट्स एंड रीजनल वेरिएशन, जैसे वो कहते नहीं है, मतलब अलग अलग है ना। जैसे ईस्ट में जाओगे, यूपी ईस्ट में हम आएगा, फिर उसके बाद यूपी वेस्ट में जाओगे तो मैं आ जाएगा, फिर उसके बाद हैदराबाद में जाओगे, है ना, तो क्या तुझे 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 क्या तकलीफ़ है बा, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो हिंदी के अलग अलग डायलेक्ट्स हैं ये। चलिए,
तो ऐसे करके तो यहाँ पे लिखा है मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द रीजन लीडिंग टू डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन। नॉन अडेप्टेबिलिटी, नॉन हिंदी स्टेट्स आर नॉट अकोमोडेटिव टू हिंदी लैंग्वेज, वो कहते हैं कि हम पे इम्पोज नहीं कर सकते, विच एट टाइम्स क्रिएट conflict बिटवीन हिंदी एंड नॉन हिंदी स्टेट्स। Language shift and influence of English. English has become increasingly popular in India, leading to a shift away from Hindi as primary language of communication, impacting the preservation and promotion of Hindi language. ठीक है, इसके लिए आर्टिकल है भाई, काल करे सो आज कर। अभी 2 मिनट में देख लेते हैं वो आर्टिकल कौन सा है। प्रिजर्वेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज आर्टिकल, प्रिजर्वेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज आर्टिकल क्या आ रहा है देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यूनियन की ड्यूटी है टू डेवलप हिंदी एज अ यूनिफाइंग लैंग्वेज ड्राइंग फ्रॉम डाइवर्स इंडियन सोर्सेस। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 351 में लिखा है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट एंड स्प्रेड हिंदी लैंग्वेज, टू develop it so that it may serve as a medium of expression for all elements of the composite culture of India, and to secure its enrichment by assimilating without interfering in the genius, the forms, the style and expression used in Hindustani and in other languages of India specified। वो भी ठीक है, चलेगा। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि हिंदी को एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप करना है। ठीक है, तो आर्टिकल 351 लिखा है भाई, संविधान में लिखा है। आप कहो नहीं नहीं लैंग्वेज तो एक मीडियम होता है, जो अच्छा लगे वो करो, तो हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ कही है। टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन है, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूल्स टू सपोर्ट हिंदी लैंग्वेज यूसेज इज असेंशियल फॉर द कंटिन्यूड ग्रोथ एंड एक्सेसिबिलिटी। लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी है, जैसे कि लैंग्वेज एक सेंसिटिव टॉपिक है, इससे टेंशन्स और कन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी बढ़ती हैं, स्पेशली पॉलिटिकल मूवमेंट्स जैसे कि डीएमके की मूवमेंट ऊपर हमने देखा है ना। अबाउट द लैंग्वेज राइट्स, इट इज़ ऑफन यूज एज अ पॉलिटिकल टूल टू एक्सप्लॉइट पीपल सेंटिमेंट। ठीक है, हमको बस ये चीज़ याद रखना है, आपको जो लिखना है लिखो। आर्टिकल 351 नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। जहाँ पे ये लिखा है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि हिंदी को डेवलप करना एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए अब भारत की डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। अब आप कहोगे कुछ कंक्रीट तो बोला नहीं लैंग्वेज के बारे में। अरे क्या बोलना है, कुछ नहीं, यही ऐसे वाले में हार्ड स्टांस नहीं लेना, ऐसे ही लिखना है कि लैंग्वेज जो है हमें उसे एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन देखना चाहिए, है ना। मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की तरह उसको देखना चाहिए। और एक नेशन, मतलब ऐसे कहते हैं कि जब इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन है, इंडिया के अंदर जब डाइवर्सिटी ऑफ एथनिसिटी है, इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ आइडियोलॉजी है, इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, तो इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज भी एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, ऐसे करके लिख देना। चलो, डाइवर्सिटी इन इंडिया, भाई तब से वही तो देख रहे हैं ना, अब ये और क्या ही बता देंगे। तो आप देख सकते हो जो हमने ऊपर पढ़ा वही लिखा है। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या है, यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, है ना, वही तो है। ऊपर हिमालय से यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना। मध्य प्रदेश में जाओगे तो आपको क्या दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर उसके बाद अगर आप मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपको एवरग्रीन का फीलिंग आ जाएगी। ऐसे आप देखोगे तो आपको वेदर चाहिए तो आपको यहाँ पर आपको एक्सट्रीम वेदर दिख जाएंगे, सर्दी और कोल्ड के। यहाँ पे आपको एरिड वेदर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कैसा वेदर मिल जाएगा, सी वाला जो वेदर होता है ना, वो भी ट्रॉपिकल वेदर मिल जाएगा। तो आपको इंडिया में जोग्राफिकल डाइवर्सिटी में सब कुछ मिलेगा। रिलीजियस डाइवर्सिटी है, भारत में हिंदूज हैं 80%, मुस्लिम है 14%, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स भी हैं। अरे इंडिया में सिख से ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं भाई, मैं तो सरप्राइज हो गया। बुद्धिस्ट हैं 0.6%, जैन है 0.41%। लैंग्वेज की बात करें तो कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें बताओ, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे AR देसाई ने कहा है कि इंडिया जो है वो एक म्यूजियम्स ऑफ टंग्स है, कि यहाँ पे इतनी सारी टंग्स मतलब ज़बान, मतलब ज़बान मतलब कहते हैं ना क्या ज़बान में बात करते हो, वैसे। कल्चरल डाइवर्सिटी है, कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। कास्ट डाइवर्सिटी है, रेशियल डाइवर्सिटी भी है, ये मत लिखना, ठीक है, इसको मत लिखना, रेशियल डाइवर्सिटी नहीं लिखते। एथनिक डाइवर्सिटी लिखना इसकी जगह पे।
यहाँ पे लिखा है कि फैक्टर्स लीडिंग टू यूनिटी अमिड्स डाइवर्सिटी। क्या फैक्टर है भाई? सबसे मतलब आप खुद से पूछो कि क्या फैक्टर है भाई? हमारी एक कॉमन हिस्ट्री है ना? हमारी एक कॉमन हिस्ट्री है भाई। हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री है। हमारे सारे बाप दादाओं को एक ही आदमी ने ऑप्रेस किया, वो था कॉलोनियल इंग्लैंड। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ एक जोग्राफिकल बाउंड्री है जो कि हिमालयाज़ की वजह से बनती है और पेनिनसुलर। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेशन है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पैन इंडिया एक है। हमारी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। कोई मुझे रोक सकता है? मैं आज चाहूँ तो मैं तमिलनाडु जा सकता हूँ, मैं आज चाहूँ तो जम्मू कश्मीर में जाके खड़ा हो सकता हूँ, है ना? तो हमारी मोबिलिटी है। हमारे फेस्टिवल्स एक हैं। कौन 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 से देश में भाई नहीं मनाई जाता दिवाली? बताओ, एक स्टेट बताओ जहाँ दिवाली नहीं मनाते। इसी के साथ साथ हमारा कल्चर एक ही है ना, इंडियन कल्चर तो एक ही है। अगर लार्जली हम देखें तो भाई इंडियन कल्चर तो एक ही है। हमारे कुछ सेक्युलर सिंबल्स हैं, जैसे कि भाई स्पोर्ट्स, क्रिकेट के नाम पे तो सारे एक्टिव हो जाते हैं। हमारी डिफेंस आर्मी एक ही है ना? तो वैसे करके फिर इसी के साथ साथ हमारा संविधान भाई, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जो लॉज हैं, है ना, वो इक्वली लगते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, स्पेशली आफ्टर द जो नाइन आर्टिकल 371 हटने के बाद, तो है ना? तो वही यहाँ पे लिखा है। ज्योग्राफी शेयर्ड लैंड है। रिलीजियस टॉलरेंस है। हिंदू देखो, हिंदुइज्म, या फिर आप ज्योतिर्लिंग देखो भाई, पूरा का पूरा फैला हुआ है ना, पूरे इंडिया में फैला हुआ है, तो वैसे लिख सकते हो। फेस्टिवल्स भाई एक ही हैं। कल्चरल सिंक्रेटिज्म है, फ्यूजन है, शेयर्ड वैल्यूज़ है। पंजाबी सॉन्ग्स जो हैं वो मुंबई में भी सुने जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी सुने जाते हैं। जैसे एक वो था ना, एक अभी एक सिंगर का निधन हुआ, के, है ना? वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, बट उनके गाने तो पूरा इंडिया सुनता था। इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही। तो वही सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इंटर स्टेट मोबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, जोग्राफिकल फैक्टर, रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, कल्चरल यूनिटी, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, इमोशनल यूनिटी। भाई स्पोर्ट्स, क्या बात है भाई, मैंने एक भी पॉइंट मिस नहीं करा। मेरे जैसे किसी आदमी ने लिखी होगी ये बुकलेट। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स दैट थ्रेटन्स इंडियाज यूनिटी। क्या है वो फैक्टर जो कि इंडिया की यूनिटी को थ्रेटन करते हैं? रीजनलिज्म, रीजनलिज्म और उसके फॉर्म्स। फिर इसी के साथ साथ हम कह लेंगे कम्युनलिज्म, है ना? मान लीजिए कि एक कोई स्पेसिफिक धर्म है एक्स इंडिया का, उसको कोई बाहर वाले बरगला दें और फिर पैसे भी दे दें और ये प्रूव कर दें कि देखो तुमको तो सेकंड कैटेगरी सिटीजन की तरह रखा जाता है। भाई वो बम उठा लेगा इंडिया स्टेट के खिलाफ। ठीक है, तो रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, और क्या हो सकता है? थ्रेट टू इंडिया यूनिटी क्या है भाई? मैं तो कहूँगा पॉवर्टी भी है भाई, है ना? जैसे कहते हैं ना, पॉवर्टी इज द पेरेंट ऑफ ऑल रेवोल्यूशन एंड क्राइम। ठीक है, तो मैं तो पॉवर्टी भी कह दूंगा। मुझे नहीं पता अब ये लोग क्या बोलेंगे। फिर इसी के साथ साथ एक आदमी था घुरे। ठीक है। इसने भी कहा कि जो हमारी जो डाइवर्सिटी है वही इंडिया की नेशनल यूनिटी के लिए थ्रेट है। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद इन लोगों ने भी कुछ नहीं लिखा, तो उन्होंने लिखा है कि भाई रीजनलिज्म, भाई भाई क्या बात है, हमने भी लिखा है। फिर उसके बाद अरे क्या बात है भाई, पॉलिटिक्स नहीं लिखा। सेफ सेफ खेलने के चक्कर में ये नहीं लिखा, है ना? हम लिखेंगे पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स। ठीक है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसके बाद एथनिक डाइवर्सिटी एंड नेटिविज्म, जहाँ पे हमको दिखता है भाई मणिपुर एथनिक क्लैशेस होते हैं 2023 के। नागा नागा लिम जो था, है ना, नागा लिम की डिमांड कि भाई अलग ही राष्ट्र बनाना है एथनिक डाइवर्सिटी के खिलाफ। कम्युनलिज्म भी हमको दिखती है। और डेवलपमेंट डेफिसिट, देखो भाई पॉवर्टी लिखा है, वही सेम चीज़ है कि डेवलपमेंट डेफिसिट की वजह से भी नाटक होता है। जैसे नक्सलिज्म इज अ नॉट, जैसे नक्सलिज्म इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेप्रीवेशन एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कि तुमने किसी से उसकी ज़मीन भी छीन ली और उसको बदले में डेवलपमेंट भी नहीं दी, वो कहता है ठीक है हम ले लेंगे फिर, है ना? तो चलिए ये चीज़ें हैं हमको याद रखनी है। तो थ्रेट्स क्या है भाई? कि हमारा रीजनलिज्म, डेवलपमेंट डेफिसिट, डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो कि तोड़ने की बात करती है। फिर उसके बाद एथनिक डाइवर्सिटी नहीं लिखनी चाहिए, स्ट्रॉन्गर एथनिक आइडेंटिटीज जो कि नेशनल आइडेंटिटी से ज़्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, इसमें नागालिम का एग्जाम्पल लिखना, नागा लिम का एग्जाम्पल लिख देना, काम हो जाएगा। इसी के साथ साथ कम्युनलिज्म, बस हो गया।
अब आगे चलते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे। इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम, ये तो हमारे हमने पढ़ा ही, कल कल मतलब उसके ऊपर पूरा पढ़ा। स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव इज नॉट ओनली आर नॉट स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव आर नॉट ओनली एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स बट आर ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एट द प्रेजेंट। वेरी अर्ली टाइम्स में हम एग्जाम्पल क्या दे देंगे कि भाई बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुइज़्म ये रहे। जब इस्लाम आया तो हमने उनके साथ भी अच्छे से अकोमोडेट करा और सूफिज़्म की बात आई, है ना? सूफिज़्म की बात आई। जब क्रिश्चियनिटी आई तो हमने वहाँ से जेंडर इक्वालिटी सीखी, है ना? जेंडर इक्वालिटी एंड मॉरल थॉट सीखा, जिससे कि हमने अपने आप को रिफॉर्म किया इनटू सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। और इसी के साथ-साथ ये आज के प्रेज़ेंट टाइम्स में भी है। कैसे? इंडिया की फिलॉसफी ऑफ सर्वधर्म समभाव, जो कि गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल में दिखाया, आज वो यूरोप को गाइडिंग लाइट बन सकती है जहाँ पे रेशियल वायलेंसेस हो रही है। खत्म। इन कंटेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, मैंने बोला था ना, इट कैन बी सेड दैट द रीजन्स फॉर्म कल्चरल यूनिट्स rather than the states. Give reasons with examples of your viewpoint. तो भाई रीजन क्या होगा? नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट, और इसके बीच में भी है बुंदेलखंड, बागेलखंड, हरित प्रदेश, है ना? पंजाब। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कह देंगे कर्नाटका, यहाँ पे द्राविड नाडु, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हम लिख देंगे ट्राइबल्स का है ना? ऐसे करके कि यहाँ पे डिमांड्स होती है, रीजनलिज्म की डिमांड है ना? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रीजन्स फॉर्म्स द कल्चरल यूनिट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इस पूरे के पूरे रीजन का एक आइडेंटिटी है, ऐसे करके लिखना है। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसको मैं कैसे अप्रोच करता। मैं इसमें ये लिखता कि रीजन्स जो हैं, है ना, वो कल्चरल यूनिट बनाते हैं। उसमें मैं और एग्जांपल क्या लिखता कि भाई पूरे के पूरा जो नॉर्थ है ना, वहाँ पे कल्चर की बात कर रहे हैं तो वहाँ का फूड देख लूँगा। फूड कैसा है उनका भाई? वो व्हीट बेस्ड डाइट है ज़्यादा। ठीक है, व्हीट बेस्ड डाइट है। अगर मैं साउथ की बात करूँ तो वहाँ पे राइस बेस्ड डाइट है। नॉर्थ ईस्ट में अगर मैं बात करूँ तो वो बेसिकली रेड मीट खाते हैं, है ना? रेड मीट खाते हैं। तो वैसे करके हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं क्या कहते हैं, यहाँ पे सेंट्रल की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि पल्सेस जो हैं वो ज़्यादा प्रधान है। या फिर यहाँ पे कह लो कि जो वो रागी कहते हैं, रागी ज्वार बाजरा, उसको क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं उनको? मिलेट्स, है ना? तो एक तो ये लिख दूँगा। फिर इसके बाद मैं कह दूँगा कि जो नॉर्थ है ना? नॉर्थ में कुछ ऐसे फेस्टिवल जैसे करवा चौथ। करवा चौथ जो है ये नॉर्थ में ज़्यादा मनाया जाता है। और साउथ में पोंगल हो गया, ओणम हो गया, है ना? ये फेस्टिवल्स है, लेकिन ये एक ही मंथ में, है ना? एक ही कैलेंडर मंथ में मनाए जाते हैं। तो ये दिखाता है कि रीजन जो है, ये ये जो है रीजन्स जो हैं। और चलो इसी के साथ साथ सॉन्ग की हम बात कर लेंगे कि जो पंजाबी कल्चर है या फिर जो नॉ वेस्टर्न यूपी का कल्चर है या हरियाणा का कल्चर है ना, वो सारे के सारे काफ़ी क्लोज हैं। और जो साउथ इंडिया में हम देखते हैं, चाहे वो भरतनाट्यम हो या फिर मुदियट्टू हो, है ना, तो इनका जो टोन, इनका जो मतलब डांस तो सेम नहीं है, बट डांस का टोन एंड रिदम सेम है, जो कि ये दिखाता है कि इंडिया के अंदर रीजन्स जो हैं वो बेसिकली असली कल्चरल यूनिट्स हैं। हाउएवर, यहाँ पे फिर लिखेंगे हाउएवर, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमने ये देखा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन हुई, और लैंग्वेज जो है ये कल्चर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि हर स्टेट का एक डिस्टिंक्ट कल्चर भी है, एक डिस्टिंक्ट फूड भी है, और एक डिस्टिंक्ट टेस्ट है। लेकिन इसी के साथ साथ एडजॉइनिंग स्टेट्स जो हैं वो कलेक्टिवली भी एक उनका एक रीजनल फ्लेवर भी है कल्चर का। और उसके बाद लिखेंगे जय हिंद, आपने ऐसा सवाल दिया हमारा सर घूम गया। ठीक है, ऐसे करके लिख के हम भाग आएंगे बाहर एग्जामिनेशन हॉल के। फिर उसके बाद लिखा है डिस्कस द इश्यूज वेदर एंड हाउ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स ऑफ असर्शन ऑफ दलित आइडेंटिटी वर्क टुवर्ड्स एनाइलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, तो दलित पॉलिटिक्स हो रही है, एससी एसटी शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन है। ठीक है, इन ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड जॉब, तीनों में है। ठीक है, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दलित आइडेंटिटी की असर्शन से क्या ये हो रहा है, तो हम कहेंगे यस। इनकी असर्शन से क्या हो रहा है? इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं इनको मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को सेफ गार्ड कर पा रहे हैं फ्रॉम अट्रॉसिटीज़। और इसमें एग्जाम्पल दे दिया प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज़ एक्ट का। फिर इसी के साथ हमने ये लिख दिया कि दलित जो हैं वो अपनी स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ताकि वो लोग क्या कर लें, इकोनॉमिक मोबिलिटी ले लें। और इसी के साथ साथ ये संस्कृताइज कर रहे हैं ताकि इनका स्टेटस हाई हो।
हाउएवर 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 आज भी हम देखते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस में जो दलित्स जो हैं ये आज भी मतलब जो मतलब ये इंटरकास्ट मैरिजेस यहाँ पे इनका रेट लोअर है। हम देखते हैं कि सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में आज भी ये वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो हायर पोस्ट्स हैं, है ना, इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट, वहाँ पे इनकी रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड है। और इसी के साथ साथ इकोनॉमिक स्फीयर में मतलब क्या बोलते हैं, हैंडफुल दलित लेड कॉरपोरेशंस हैं, है ना, ऐसे करके लिख दिया। फिर उसके बाद लिखा कि हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दलित की आइडेंटिटी है, हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से दलित जो कि एक समय पे सिंबल ऑफ शेम था, वो एक सिंबल ऑफ प्राइड बन रहा है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि सिंबल ऑफ प्राइड बन रहा है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, जो कास्ट है ना, जो कास्ट बेस्ड कास्ट चाहे अनाइलेट ना हो, लेकिन कास्ट बेस्ड अट्रॉसिटी अगेंस्ट दलित जो है उनकी अनाइलेशन पक्का हो रही है। फिर लिखेंगे गुड बाय, नंबर दे देना। फिर उसके बाद लवासना में आपसे मुलाकात होगी। हाउ डिड इंडियंस डिबेट ऑन सेक्युलर हाउ डू इंडियंस डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म डिफरेंट डिफर फ्रॉम डिबेट्स इन द वेस्ट। टेंशन नहीं लेने का, सेक्युलरिज्म एक पूरा चैप्टर है, इसके बाद आएगा, उसमें ये क्वेश्चन वहीं पे वापस लिखा हुआ है, एंड वी विल डू इट देयर। एंड नाउ आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क वी हैव फिनिश्ड फॉर जस्ट वन चैप्टर। ज़्यादा चैप्टर है भी नहीं, 7-8 चैप्टर है। चलिए।